और भारत की अखंडता को तार तार करना, इसका हक मिथिलेश ठाकुर को कोई नहीं देता। जो पैसा दे पाएगा उसका प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, मनचाहा जगह मिलेगा। कॉकरोच जनता पार्टी हो या कोई भी हो, इसके पीछे कौन सा पावर काम कर रहा है, अब ये तो समझने की आवश्यकता होगी। ये जो सरकार का वाहवाही करेगा उसको इनाम देगा, और सरकार को आईना जो दिखाएगा उसको जेल में डाल दीजिएगा। कोई भी न्यूज चलाओगे तो हथकड़ी बांध कर, इसी प्रकार मिशु मंडल ने को जैसा हम लोगों ने अंदर घुसाया है वैसा ही तुमको घुसाएंगे। ये मैसेज देने का काम ये सरकार कर रही है। 75% आरक्षण दिया, कुछ नहीं हुआ। 25 करोड़ से नीचे का जो भी टेंडर होगा वो यहाँ के लोकल आदमी को लगेगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर पेशा कानून लागू होना है, ग्राम सभा को प्राथमिकता मिल रही है, कुछ नहीं होगा। जो सर्वे ऑफ इंडिया ने नक्शा दे दिया वो भारत का नक्शा है। कड़ी लगाने का भी नियम है, कड़ी उसी को लगाया जाता है जो कि एकदम दुर्दांत अपराधी है और जिससे समाज को बहुत ज़्यादा खतरा हो। कौन सा समाज को खतरा हो रहा? तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके न्यूज़ चैनल को कि उन्होंने प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया। नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और भारतीय जनता पार्टी के युवा तुर्क जेन जी के एक द्योतक भी अमित मंडल हमारे साथ हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई। लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। आपके जैसे नेताओं को असल में झारखंड को सुनना अच्छा लगता है, मतलब आप जैसे युवा लोग हैं। सर, अभी सुबह सुबह की एक बात है, पूर्व मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, महासचिव भी हैं जेएमएम के। वो एक पोस्ट करते हैं, बेसिकली उनका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो नॉर्वे में हुआ उस पर था। तो उसमें वो एक पोस्ट करते हैं भारत का नक्शा। वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की परंपरा नहीं। हम मानते हैं कि वो इस पर निशाना साध रहे हैं कि पीएम द्वारा अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया, लेकिन इसमें वो एक बहुत आपत्तिजनक हरकत कर देते हैं। उसमें जो भारत का वो नक्शा डालता है, उस नक्शे में पूरा भारत हरे रंग का है, लेकिन जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का ऊपरी हिस्सा है वो आसमानी कलर का है। और वो संभवतः ये दिखाना चाहते हैं कि वो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी ने भी इस पर आपत्ति जताई और कई लोगों ने आपत्ति जताई, उन्होंने पोस्ट हटा लिया। लेकिन क्या लगता है, ये क्षम्य अपराध है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मिथिलेश ठाकुर जी ने किस संदर्भ में वो नक्शे को अपने ट्विटर या फेसबुक में डाला, वो कॉन्टेस्ट क्या है वो समझना होगा। मुझे जानकारी नहीं है, अभी मैंने देखा ही ट्वीट के माध्यम से, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में आ रही है बात को, कि उन्होंने जो है कश्मीर के आधे हिस्से जो लद्दाख की साइड है उसको लाइट ग्रीन से किया, और जो कश्मीर का पाकिस्तान से सटा हुआ है, जो हमारा हम लोग जिसको कह रहे हैं कि लीगली पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको वो लाइट ग्रीन रंग से किया। भारत का जो नक्शा है, अगर मैं कानूनी बात करूं तो भारत का नक्शा सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा, जो सर्वे ऑफ इंडिया ने नक्शा दे दिया वो भारत का नक्शा है। अब उसमें जोड़े घटाए जो भी करे सर्वे ऑफ इंडिया, उसको राइट है इस चीज़ का, वो सरकार का नोटिफिकेशन, सरकार का एजेंट। सर्वे ऑफ इंडिया के प्रकाशित नक्शे से इतर कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर रहकर भारत के नक्शे को बनाता है, बिगाड़ता है या उसको त्रुटिपूर्ण दिखाता है, तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। यह अपराध 6 महीने से लेकर 7 साल तक का हो सकता है और जुर्माना 100 करोड़ तक जा सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाए, ये राष्ट्र के सम्मान के प्रति, राष्ट्र का जो सम्मान है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम वो व्यक्ति कर रहा है, तो उसके अंतर्गत भी कई कानूनी प्रावधान है, कार्रवाई है करने की। तो अब यह जिला प्रशासन और जहाँ से साइबर सेल को देखना है कि जो नक्शे की बात आप कर रहे हैं, यदि उन नक्शों को इस क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल करता है तो कानूनी रूप से वो एक अपराध है और उस पर जुर्माने का प्रावधान है। और यदि जो है टेक्निकल सेल हो या जो है यहाँ के पुलिस प्रशासन हो या जो साइबर अपराधी को ट्रैक करते हैं, साइबर के गतिविधियों को देखते हैं, यदि उनके संज्ञान में ये चीज़ आ जाता है तो स्वाभाविक तौर पर ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन मेरा ये मुद्दा है कि वो अपराध की श्रेणी में आए, जुर्माना लगे, अलग है। भारत को अपमानित करना और भारत की अखंडता को तार तार करना, इसका हक मिथिलेश ठाकुर को कोई नहीं देता, जो मेरा कंसर्न है, सबसे बड़ा मेरा कंसर्न है। आप हरा दिखाए, पीला दिखाए, नीला दिखाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप तो कह रहे हैं इसका मतलब कि हरे का पूरा कब्जा पूरे देश में हो गया है, इसका क्या सिग्नल देना चाह रहे हैं आप, किसको खुश करना चाह रहे हैं? ये तो मिथिलेश ठाकुर को बताना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत की अखंडता को जो ठेस उन्होंने पहुंचाया है, उसके लिए उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए।
प्रशासन यदि इस चीज़ को संज्ञान में लेता है तो कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, वो प्रशासन की बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको व्यक्तिगत रूप से भारत के इस नक्शे को तोड़ मरोड़ के दिखाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक कहावत है हमारे यहाँ, कहा जाता है कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। भारत में मीडिया जो है वो 157वें स्थान पर है। हम लोग सब घर में मजाक बनाते हैं, कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई चमचा मीडिया कहता है, हम लोगों को सब सहना पड़ता है। विजय, मैं आपका ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप इकलौते ऐसे नेता जो मीशू मंडल के लिए आवाज उठा रहे थे। मीशू मंडल का गुनाह क्या था? मीशू मंडल का गुनाह ये था कि मीशू मंडल गिरिडीह के सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते थे। एक तरह से वो भी मीडिया है। उस 157वें स्थान पर जो हम लोग हैं उसका एक हिस्सा वो भी है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया का जवाब नहीं देते हैं तो उसको लेकर के हम आवाज उठाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा होता है, लेकिन मीशू मंडल को जेल में भेज दिया जाता है तो उसको लेकर के यहाँ की सरकार आवाज नहीं उठाती। तो यही कड़वा कड़वा जो है वो थू थू हो जाता है, मीठा मीठा गप गप हो जाता है। आप एक बीजेपी नेता के तर्ज पर, अभी मैं नहीं पूछ रहा, एक झारखंड के युवा के तर्ज पर, एक जो है जो झारखंड को समझता है उसके तर्ज पर इन सब चीजों को कैसे देखिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो महागठबंधन की खासकर जेएमएम पार्टी, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पेंट कर देती है कि झारखंडी मुद्दों से उनका सरोकार नहीं। लेकिन आप मेरी खतियान और उसकी खतियान निकालने जाएँगे तो मेरा खतियान उससे कई साल पुराना आपको दिखेगा। झारखंड के प्रति सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि जो उन्होंने जेएमएम ज्वाइन किया उनको ही दर्द है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी झारखंड का उतना ही दर्द है जितना अन्य पार्टियों को है। मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा। लेकिन जहां तक झारखंडी मुद्दे की बात आती है, और झारखंडी मुद्दे में कई मुद्दे हो सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो सकता है, झारखंड की अस्मिता का मुद्दा हो सकता है, यहाँ कर विधि व्यवस्था जो खराब चरमरा गई है उसका हो सकता है, सरकार के खिलाफ जो एक मूड बन रहा है आम जनता का, वो मुद्दा हो सकता है। और तमाम मुद्दों को यदि एक झारखंडी होने के नाते आप चुपचाप सुनेंगे और कुछ उसमें रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो भी एक अपराध है जो आप अपने स्तर पर कर रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, वो यदि सरकार की त्रुटियों को दिखा रहा है तो इसमें कहीं किसी को कोई परहेज नहीं करना चाहिए। यदि आप उस पर पुलिसिया कार्रवाई करते हैं, यदि उसको डराते हैं, धमकाते हैं, तो इसका मतलब ये कि सरकार अपने खिलाफ कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ये नहीं चाहती है कि कोई अस्पताल जाए, अस्पताल की खामियों को दिखाए। सरकार ये नहीं चाहती है कि कोई माइंस जाए, वहाँ पे मजदूर की मौत हो गई है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। सरकार ये नहीं चाहती है कि बिजली के मुद्दे पर आवाज़ उठाए। सरकार ये नहीं चाहती है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आवाज़ उठाए। जब आप आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे तो आप तो फिर कहेंगे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वास्तविकता में झारखंडियों को एक तरह से ठगने का काम ये सरकार कर रही है। मिशु मंडल का जो केस है, गिरिडीह का है, मेरे जिले का भी मामला नहीं है, लेकिन एक झारखंडी होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि यदि इस प्रकार से यूट्यूबर्स को, यदि इस प्रकार से ब्लॉगर्स को, कितने 18 साल के लड़के हैं, 19 साल के लड़के हैं, 20 साल के लड़के हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है कुछ समाज के लिए करने का, यदि वो कंस्ट्रक्टिव कुछ काम कर रहे हैं उसको प्रोत्साहन देने का, तो क्यों सरकार सब ब्लॉगर्स को उठा के इनाम देती है? जो सरकार का वाहवाही करेगा उसको इनाम देंगे, और सरकार को आईना जो दिखाएगा उसको जेल में डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने सिर्फ एक मजदूर की मौत हो गई, मुझे लगता है वो दलित ही मजदूर था, उसकी मौत हो गई, उसके परिवार को इंसाफ कैसे मिले उसको लेकर यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया, प्रशासन की गलती को उन्होंने दिखाया। यदि इतना मात्र करने से उसको जेल कर दिया जाए, और जेल भी ऐसा नहीं, हथकड़ी के साथ यदि उसको जेल कर दिया जाए, वो अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है। वो क्या बलात्कारी है? वो क्या जो माफिया है? वो कौन है जो उसको हथकड़ी लगाने का भी नियम है? हथकड़ी उसी को लगाया जाता है जो कि एकदम दुर्दांत अपराधी है और जिससे समाज को बहुत ज़्यादा खतरा, उसे कौन सा समाज को खतरा हो रहा था? वो तो समाज को आईना दिखाने का काम कर रहा था। तो जिस तरह से ह्यूमिलेट, एक मैसेज देने का काम ये सरकार कर रही है कि यदि तुम मेरे खिलाफ कोई भी न्यूज़ चलाओगे तो हथकड़ी बांध कर, इसी प्रकार मिशु मंडल ने को जैसा हम लोगों ने अंदर घुसाया है वैसा ही तुमको घुसाएंगे, ये मैसेज देने का काम ये सरकार कर रही है। ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही है झारखंड में और इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं आपके न्यूज़ चैनल को कि उन्होंने प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया। ज़रूरत है सब मीडिया वालों को इस तरह का, अगर आतंक ये सरकार करती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का, और इसी को देखते हुए मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया था और मुझे बहुत खुशी है लोगों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी तब होगी जब ऐसे लोगों के साथ न्याय होगा,
जो कहीं ना कहीं दामनकारी नीतियों के कारण सरकार के विरुद्ध जो लड़ते हैं और उनको जेल जाना पड़ता है। एक आखिरी सवाल है अमित जी, चूंकि आप भी झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, हम भी झारखंड से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआत में ही आपने जो बात बोली कि सही बात, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। नैरेटिव ये सेट किया जाता है कि आप एक विशेष पार्टी वर्ग को अगर समर्थन करते हैं तभी आप झारखंडी हैं, वरना आप नहीं। अब जैसे अभी आपके पास में आ रहा था, उससे 1 घंटे पहले 201 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला होता है और बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड भी हो रही थी। अच्छा है, होना भी चाहिए। इससे पहले कई आईपीएस का तबादला हुआ, आईएएस का तबादला हुआ। आप झारखंड के 24 जिलों में आईएएस और आईपीएस की जब आप लिस्ट देखते हैं, अब फिर उन जिलों में अनुमंडल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारियों की लिस्ट देखते हैं, तो आप देखेंगे कि मुश्किल से 1% या 2% माटी पुत्रों की वहां पर जगह है। बाकी जिसका सरकार विरोध करती है कि भाई मगही नहीं चलतो, भोजपुरी नहीं चलतो, अंगिका नहीं चलतो, कहते हैं ना ये लोग, तो ये कहते हैं कि नहीं चलतो, लेकिन वही भाषा बोलने वालों को वो वहां पर सबसे ऊंचा कलेक्टर बनाए हुए हैं, आईपीएस बनाए हुए हैं। कुछ खास जाति वर्ग को, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ कि भाई ब्राह्मण जो जाति वर्ग है उसको आईपीएस में जो है वो मिलता है तवज्जो, और आईएएस वर्ग में अगर आप भूमिहार जाति वर्ग से आते हैं तो आपको आईएएस में तवज्जो मिलता है। अमित मंडल एक माटी पुत्र होने के नाते इन सब चीज को कैसे देखिए? देखिए, मेरे ख्याल से एकमात्र ये इत्तेफाक हो सकता है कि अधिकतर आपको फलना जात समुदाय के लोग दिखते हैं कहीं पे। वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा मेरा यहाँ बस इतना ही है कि आपको याद होगा कि सरकार ने कई बार पॉलिसी निकाली लोकल्स को, झारखंडी को अहमियत देने की। 75% आरक्षण दिया, कुछ नहीं हुआ। 25 करोड़ से नीचे का जो भी ठेकेदार टेंडर होगा वो यहाँ के लोकल आदमी को लगेगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर पेशा कानून लागू होना है, ग्राम सभा को प्राथमिकता मिल रही है, कुछ नहीं होगा। तमाम ऐसे मुद्दे जहां सरकार ने कहा कि हम झारखंडियों को अहमियत देंगे, 1932 का खतियान हो, कुछ नहीं हुआ। अभी जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है आप देखिए बाहरी लोग आ रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां झारखंडियों को प्रायोरिटी देने का बात ये सरकार कर रही है, वो विफल दिख रही है। इसीलिए ये मुद्दा सरकार के नॉलेज में है। इसलिए नॉलेज में है क्योंकि सरकार के आसपास के जो कान आँख नाक हैं वो भी बिहार और दूसरे प्रदेश के हैं। तो जब सरकारी घिरी हुई है बाहरी से, तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होती है। जहाँ तक आपका जो कहना है कि यहाँ के झारखंडियों को, यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को प्रमोशन नहीं दिया जाता, ये जग जाहिर है। ये पूरी दुनिया जान रही है कि झारखंड में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग है और ये उद्योग आपको याद होगा कि पहले टर्म में ही दिख गया था कि एक फेक जो है सूची प्रकाशित हो गया था एसपी का और डीएसपी के ट्रांसफ़र का। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का इन माफिया तत्व का पैठ है सरकार के अंदर और कार्मिक विभाग के अंदर और सीएमओ के मंत्रालय के अंदर, कि वहाँ से जो है सूची बाहर आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का जो भी हिडन एजेंडा है वो पैसा है और कुछ नहीं है। कलेक्शन सेंटर है, जो पैसा दे पाएगा उसका प्रमोशन होगा, ट्रांसफ़र होगा, मनचाहा जगह मिलेगा, और जो पैसा नहीं दे पाएगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा या सेंडिंग पोस्ट में रह जाएगा। दुर्भाग्य की बात है, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो नेचर से भी शरीफ आदमी हैं, नेचर से भी उनकी आक्रामकता उतनी नहीं है, पैसे के मामले में भी वो पिछड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो यही मुद्दा है और इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मुद्दा नहीं दिखता है। लेकिन जो भी हो, भारत के संविधान ने आपको धर्म जाति आधार के अनुसार, रेस लैंग्वेज कलर के अनुसार यदि आपके साथ भेदभाव होता है तो भारत का संविधान इसकी खिलाफत करता है और भारत का संविधान में प्रावधान है चीज़ों को स्पष्ट रूप से अंकित करने का। तो कहीं ना कहीं यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तो प्रेस मीडिया को बोलना चाहिए, भाई आप कर रहे हैं चीज़ों को आपसे मान लीजिए कि सरकार फिर नाराज़ हो जाए तो फिर अलग बात है। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है, वैसा होना चाहिए, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग बना हुआ जिसके कारण आपको ऐसी स्थिति परिस्थिति देखने को मिल रही है। बात निकली है तो एक और आखिरी सवाल भी मैं ले ही लेता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि इंटरव्यू खत्म करूंगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अमित शाह ने एक बार क्रोनोलॉजी बताई थी। अब कुछ क्रोनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ। आप नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, अब उस क्रोनोलॉजी को हम भारत में देखते हैं। हर किसी को पता है कि भाई ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है तो तेल पर असर पड़ेगा। मतलब वो संभव नहीं है, अभिषेक भारती अपने बाबूजी के घर से लाके तेल थोड़ी देंगे, वो तो तेल तो उधर से ही आना है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित मंडल हो, चाहे राहुल गांधी हो, जो भी देश के ऊपर रहेगा वो कोशिश कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन युद्ध जब होता है तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। महंगाई हुई, लेकिन इस महंगाई को इस तरीके से किया गया कि सरकार फेल है। बार बार जो विपक्ष है, केंद्र का विपक्ष है, वो अपील करता है कि युवा सड़कों पर आए, युवा सड़कों पर आए। नीट जो पेपर लीक हुआ है, चूंकि पेपर लीक हो रहा है,
ये आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, चाहे झारखंड का हो, केंद्र का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। लेकिन एक पेपर लीक को बहुत जबरदस्त तरीके से, कल जयपुर में आप देखिएगा तो वो बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। उसके बाद आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री के नॉर्वे वाली जो चीजें, उसको भी इस तरीके से द्योत किया जा रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि हिटलरशाही है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश, देश विरोधी साजिश, और उससे जोड़ करके आप मिथिलेश ठाकुर के इस पोस्ट को जब आप देखिए तो आपको नहीं लगता कि मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध ये देश विरोधी साजिश की तरफ चला गया? ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है अब चुनाव के माध्यम से नहीं आएगा, चाहे सर कहिए, चाहे वोटर पुनरीक्षण, जो भी कहिए आप, लेकिन चुनाव के माध्यम से नहीं आएगा तो उसके पास अब यही ऑप्शन है कि तख्ता पलट किया जाए। एक क्रोनोलॉजी ऐसी। देखिए, जो आपने क्रोनोलॉजी बताया बिल्कुल सही आपने कहा क्या, कि मान लीजिए कि कहीं पे भी युद्ध होता है तो उसके कारण एक आफ्टर इफेक्ट पड़ता है, वो इकोनॉमी में धीरे धीरे पास ऑन होता है। जो ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, तमाम युद्ध के कारण जो इफेक्ट तेल के क्षेत्र में भारत को पड़ना चाहिए वो धीरे धीरे पड़ रहा है। आपका इकोनॉमी कितना मजबूत है उन चीज़ों को रोकने के लिए, उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने एक शील्ड डेवलप किया वो काफ़ी मजबूत है। उसका दुष्प्रभाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन उतनी जल्दी नहीं आएगा जितनी जल्दी वो अन्य देशों में चला जाता है। आज तो आप इंग्लैंड की इकॉनमी देखिए, वो कोलैप्स के वर्ष पे है। जापान की इकॉनमी देखिए, वो कोलैप्स के वर्ष पे है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर युद्ध चल रहा है। ठीक है, उनका जीडीपी अच्छा हो सकता है, वो रैंकिंग में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस तो हर जगह है। इसमें भारत तो इकलौता उसमें ऐसा देश नहीं है कि उसी को बस प्रभाव हो रहा है, बाकी को नहीं हो रहा है। ये मुद्दे से भटकाने के लिए, सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी लाने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो जेएमएम हो, वो प्रोपोगंडा करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बोल रहे हैं कि युवा सड़क पे, मुझे तो लगता है कांग्रेस के लोग सड़क पे। आप बोल रहे हैं युवा बेरोजगार, मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार राहुल गांधी और उसकी पूरी टीम है, जो बार बार चुनाव लड़ रही है और बार बार चुनाव हार जा रही है। बंगाल चुनाव का परिणाम निकला आपके सामने, आपने असम चुनाव का परिणाम निकला। असम चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी होता तो वो चुनाव हार जाते वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे प्रो इनकम्बेंसी था। बंगाल चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी का था, महागठबंधन का था। महागठबंधन का कौन कौन पार्टी है? तो कांग्रेस और टीएमसी है। तो कांग्रेस जो बोल रही है उसका परिणाम रिजल्ट में कहाँ दिख रहा है? बंगाल में कहाँ दिख रहा है? यदि एंटी इनकम्बेंसी की बात है तो असम में कहाँ दिख रहा है? यदि तेल का मुद्दा था तो दोनों चुनाव में दिखना चाहिए था। तमाम मुद्दों को अगर आपका आकलन सही रहेगा तो चुनाव में उसका परिणाम दिखने को मिलेगा। तो कांग्रेस तो हर जगह फेल हो गई। केरला को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस तो हर जगह फेल हो गई। चेन्नई में भी आप देखिए। लेकिन युवा अभी सोशल मीडिया पे देखिए कॉकरोच जनता पार्टी बना रहे हैं और अपना पूरा मैनिफेस्टो जो है वो लेकर के आ रहे नहीं, अब इसके पीछे क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी हो या कोई भी हो, इसके पीछे कौन सा पावर काम कर रहा है, अब ये तो समझने की आवश्यकता होगी। पावर हो सकता है कोई पॉलिटिकल पावर काम कर रहा हो, तो समय समय पे जो लोग प्रोपोगंडा बनाने, उसको पता है कि कांग्रेस और बीजेपी से 1-to-1 फाइट होगा तो कांग्रेस धराशायी हो जाएगी, तो वो वाया मीडिया आने का कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है वाया मीडिया आने की कोशिश में ये प्रोपोगंडा उसने तैयार किया होगा। बहरहाल वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आज वो आप बोल रहे हैं कि युवा सड़क पर है। अब आगे एक बात बताइए कि नीट में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ, कैंसिल हुआ ना, अब झारखंड में क्यों नहीं किया? आपने, हम लोगों ने तो चीख चिल्ला के कहा कि जेएसएससी जेपीएससी के जितने भी एग्जाम्स है रिग्ड, आप कर दीजिए कैंसिल, फिर से कीजिए एग्जाम। क्यों नहीं? आपको क्या दिक्कत हुआ, क्या परेशानी हुआ? आपको परेशानी इतना हुआ कि हम लोगों की मंशा साफ थी इसलिए हम लोगों ने नीट कर दिया फिर से, और आपकी मंशा साफ नहीं थी इसीलिए आप एग्जाम रिकंडक्ट नहीं कराना चाह रहे। बस इतना ही मंशा का फर्क है, अपने सोच का फर्क है, और अपने जो है जो आपकी जो विजन है उसका फर्क है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, आपके कहने से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में आदमी, जनता सड़क पर ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको चुनाव में जाना पड़ेगा, चुनाव में परिणाम दिखाना पड़ेगा। वहां परिणाम जब नहीं दिखता तो आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पे हो सकते हैं, युवाओं के साथ अपने। तो ये अमित मंडल है भाई। युवाओं के मुद्दे पर कई बातचीत हुई, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और कुछ ऐसे सवाल हो तो फिर से हम अमित मंडल से जुड़ेंगे ताकि आप हमें वो सवाल प्रोजेक्ट कीजिए, हम ये सवाल अमित मंडल के सामने प्रोजेक्ट करेंगे। सहयोगी प्रवीण के साथ में अभिषेक भारती, द भारत मित्र, रांची।